मेरे प्यारे सभी छात्रों को एक बार नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आपके साथ जुड़ने में मुझे कुछ दिनों का वक्त लगा, परंतु अब कोशिश करूँगा कि पढ़ाई का ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे। अब इसमें कोई रुकावट ना आए, इसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। और बच्चों, आज की क्लास की जो हम शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और बच्चों, इस चैप्टर को समझने से पहले दो टर्म है यहाँ पर, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस चीज़ को हमें ठीक से समझना होगा क्योंकि पूरे चैप्टर में इसी के बारे में बात हुई। और अगर हम इसी टर्म को ठीक से ना समझ सके तो फिर पूरे चैप्टर में हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आइए सबसे पहले इस दोनों को समझते हैं। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। लेकिन सभ्यता सिर्फ कह देने से कुछ ही पता नहीं चलता है कि आखिर है कौन सी वाला। तो इसे समझने के लिए हम उस वक्त में चलते हैं जब इंसान जानवरों की तरह जंगलों में रहा करते थे। तब कोई भी सभ्यता नहीं थी। फिर लोगों ने धीरे धीरे विकास शुरू किया। लोग इकट्ठे होकर ग्रुप बनाकर रहने लगे। फिर धीरे धीरे गांव बने, शहर बने, सड़कें बनने लगी, व्यापार शुरू हुए एवं अन्य भी कई प्रकार के विकास हुए। इस विकास को ही कहा गया सभ्यता। अब दूसरी बात पर आते हैं जो है कल्चर यानी संस्कृति। जब लोग रहने लगे तो लोगों के बीच कुछ प्रथाएं बनी, कुछ रीति रिवाज बने, कुछ उनके आर्ट्स, म्यूजिक, कल्चर, उनके रहने का तरीका, उनके व्यवहार का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका, मिलने जुलने का तरीका कुछ एक प्रकार का बना। इसे ही कहते हैं संस्कृति। अब अलग अलग ग्रुप के जो लोग रहते थे, अलग अलग ग्रुप के लोगों की परंपराएं अलग अलग प्रकार की बनी। तो इस अलग अलग परंपराओं के कारण ही संस्कृति भी अलग अलग प्रकार की हुई। जैसे इंडियन कल्चर को अगर कोई फॉलो करता है, भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को मानने वाला अगर कोई व्यक्ति है, जब वो किसी से मिलता है तो दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। लेकिन जब किसी पश्चिमी सभ्यता को मानने वाला व्यक्ति किसी से मिलता है तो वो हाथ मिलाता है, हैंडशेक करता है। इसी प्रकार जब किसी अन्य संस्कृति के लोग, जैसे एक मुस्लिम की बात कर लें हम, जो अरबियन संस्कृति से हैं, तो वो जब किसी से मिलते हैं तो आदाब कहते हैं या अदरवाइज जो भी तरीका हो। तो सबके तरीके अलग अलग हैं, सबके कपड़े पहनने के भी तरीके अलग अलग हैं, उनकी पूजा पद्धति भी अलग अलग हैं। तो ये जो रस्मों रिवाज हैं, पूजा पद्धति है, कपड़े पहनने के तरीके, उनके डांसेस हैं, म्यूजिक हैं, इन्हीं सब चीज़ों को कहा जाता है कल्चर यानी संस्कृति। और आइए अब आगे बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और इसको लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। इस चैप्टर में जो इन्होंने बात की है मुख्य रूप से इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के बीच डिफरेंसेस बताया है। इन्होंने इंडियन कल्चर को बेहतर बताया, सबसे अच्छा बताया है। और वेस्टर्न कल्चर के साथ वेस्टर्न कल्चर में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, इन बातों को भी उन्होंने बताया। तो इन बातों को हम डिटेल में समझेंगे चैप्टर में। लेकिन अभी पहले थोड़ा सा गांधी जी के बारे में समझ लेते हैं। गांधी जी के बारे में एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वैसे तो गांधी जी किसी इंट्रोडक्शन के, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बच्चा बच्चा देश का उनको जानता है। लेकिन फिर भी चैप्टर में उनके बारे में जो डिटेल्स दिए हुए हैं उन डिटेल्स को हम एक बार देख लेते हैं, एक बार जान लेते हैं। गांधी जी को किन किन नामों से बुलाते हैं, क्या आपको पता है? शायद आपको पता हो। गांधी जी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, बापू, राष्ट्रपिता। और राष्ट्रपिता को ही कहते हैं अंग्रेजी में फादर ऑफ नेशन। तो इस प्रकार के कई सारे नामों से हम उन्हें बुलाते हैं। क्या आपको पता है गांधी जी का जन्म कब हुआ था? शायद आप सही सोच रहे हैं, 2 अक्टूबर, जब हम हर वर्ष गांधी जयंती मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। और चिंता ना करें, ये बातें मैं अभी आपको लिखाऊंगा नहीं। जो भी डिटेल्स मैं गांधी जी के बारे में अभी आपको बताऊंगा, ये सारे डिटेल्स आपके बुक से ही होंगे और
समरी के वक्त जब मैं आपको समरी लिखवा रहा हूँगा तो उस वक्त ये सारी चीज़ें मैं आपको नोट करवाऊंगा। फिलहाल आप ध्यान से बातों को सुने। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, दैट मीन्स अक्टूबर 2, 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी एंड इनकी माँ का नाम था पुतलीबाई गांधी। गांधी जी की जब उम्र महज 13 वर्ष की थी तभी इनकी शादी करवा दी गई थी, और वो भी इनसे उम्र में 1 साल बड़ी लड़की से। क्या आपको नाम पता है उनका? शायद आप सही सोच रहे होंगे, कस्तूरबा गांधी। जब शादी हुई थी तो गांधी जी की उम्र 13 वर्ष और कस्तूरबा गांधी की उम्र 14 वर्ष, 1 साल का अंतर था। और मजे की बात यह है कि गांधी जी ने पढ़ाई शादी के बाद भी नहीं छोड़ा। इंडिया में रहकर ही उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की और आगे लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन चले गए, कानून की पढ़ाई करने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए। वापस जब वे लौटे लॉ की पढ़ाई करके इंडिया, तो फिर लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए वे साउथ अफ्रीका चले गए, और साउथ अफ्रीका से 21 साल के बाद, 21 ईयर्स के बाद वे वापस 1914 में भारत वापस लौटे। और जब वे भारत वापस लौटे तो उस वक्त देश अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। गांधी जी ने भी खुद को आज़ादी की उस लड़ाई में समर्पित कर दिया, और 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स में पूरी तरह से छाए रहे। एक के बाद एक कई सारे आंदोलन किए, जैसे कि 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन किया गया। उस वक्त अंग्रेज किसानों को खेती के लिए, नील की खेती के लिए बहुत अधिक दबाव डालते थे, और बदले में पैसे भी नहीं देते थे, या देते भी थे तो बहुत कम देते थे, जिस कारण से किसान बहुत अधिक परेशान हो गए थे। वे नील की खेती करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने इसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी, और वो गांधी जी के नेतृत्व में ही था। तो इस लड़ाई को कहा गया चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। और गांधी जी ने ऐसे ही एक के बाद एक कई सारे आंदोलन किए, परंतु इनके सभी आंदोलन में जो एक बात मुख्य थी, एक बात कॉमन थी, वो ये थी कि इन्होंने सभी आंदोलन के लिए एक ही प्रकार के हथियार का इस्तेमाल किया। क्या आपको पता है वो हथियार कौन से थे? शायद आपको पता हो, सत्य एवं अहिंसा। गांधी जी के मुख्य हथियार, चीफ वेपन्स थे सत्य एवं अहिंसा, यानी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और इनको ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य एवं अहिंसा के लिए जो प्रेरणा मिली वो रामायण और भगवद गीता जैसी महान ग्रंथों से, साथ ही राजा हरिश्चंद्र। क्या आप जानते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र? शायद आपने नाम सुना हो। उनके जीवन से ये बहुत अधिक प्रभावित थे। यही कारण था कि इनके जीवन में हमेशा सत्य का सर्वोच्च स्थान रहा। ये सत्य और अहिंसा के पुजारी बने रहे। अब आध्यात्म से जब ये जुड़े हुए थे, जब आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे तो लोगों को भी आध्यात्म के लिए प्रेरित करते थे, और इस वजह से इन्हें एक पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ स्पिरिचुअल लीडर भी कहा गया, और बल्कि पॉलिटिकल लीडर से भी ज़्यादा ये एक आध्यात्मिक नेता के तौर पर उभर कर आए। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। यंग इंडिया, जो कि एक वीकली जर्नल हुआ करता था, यानी कि साप्ताहिक न्यूज़पेपर, इसके लिए इन्होंने ढेर सारे आर्टिकल्स लिखे थे, और अलग अलग अवसरों पर इन्होंने कई सारे स्पीचेस दिए थे। उन स्पीचों को पढ़ने से, इनके आर्टिकल्स को पढ़ने से और इनकी बायोग्राफी पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि गांधी जी एक बहुत बड़े विचारक तो थे ही, और एक सच्चे विचारक होने के साथ साथ वे एक मास्टर ऑफ चेस्ट यानी पवित्रता के स्वामी भी थे। ऐसे महान व्यक्ति को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक उन्मादी के हाथों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नाम शायद आप सबको याद हो, नाथूराम गोडसे। गांधी जी ने जो आदर्श बताए, गांधी जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर हम भारतीय, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उनके बताए आदर्शों पर चल सकें, तभी हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और हमारे देश में शांति
बनी रहेगी। हम कोशिश करेंगे और हम सबको निश्चित तौर पर कोशिश करना चाहिए कि गांधी जी के बताए आदर्शों पर हम चलें। खैर, अब हम शुरुआत करेंगे चैप्टर की। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सब लोग अपनी अपनी किताब खोल लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, पेन लेकर बैठ जाइए। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपको वर्ड मीनिंग भी लिखाता चलूँगा। उन वर्ड मीनिंग को आप लिखते चलें, और वर्ड मीनिंग जब आप लिख लेंगे, जहाँ तक मैं आपको पढ़ाऊँगा इस वीडियो में, वहाँ तक जब वर्ड मीनिंग हो जाएगा, वर्ड मीनिंग पूरा लिखा लिया जाएगा, लिख लेंगे आप, तो एक बार फिर से वीडियो को देखना है। इससे होगा क्या कि आपका रिवीजन हो जाएगा, और जब आप दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें समझ से बाहर जा रही होगी, वो सब की सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि एक बार आप पढ़ें तो एक ही बार में आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए, लेकिन चूँकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन तो है नहीं। अगर ऑफलाइन होता तो आप सामने से कुछ ही पूछ सकते थे, लेकिन इस कोरोना पैंडेमिक में कुछ किया भी नहीं जा सकता है। एक ही ऑप्शन है, ऑनलाइन। खैर, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। जो भी दिक्कतें आपको आती हैं आप वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्या आप कॉपी लेकर बैठ चुके हैं? पेन पेपर ले लिए भाई? अगर नहीं लिए हैं तो जल्दी से लेकर तैयार हो जाइए और अपनी किताब खोल लीजिए। नज़र आपकी किताब पर होनी चाहिए और कान मेरी आवाज़ पर, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए और बिल्कुल एक ऑफलाइन वाला फील आए। चलिए शुरू करते हैं। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। आई बिलीव, मुझे विश्वास है या मैं विश्वास करता हूँ, दैट द सिविलाइजेशन, की वो सभ्यता, इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, जिसका विकास भारत में हुआ है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया की किसी भी सभ्यता से कमजोर नहीं पड़ सकती हैं। बीट का मतलब एक तो पीटना होता है और इसका एक दूसरा मतलब कमज़ोर पड़ना भी होता है। तो गांधी जी कह रहे हैं, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, कि वो सभ्यता जो भारत में विकसित हुई है, इज़ नॉट टू बी बीटन, कमज़ोर नहीं पड़ने वाली है, इन द वर्ल्ड, दुनिया की किसी भी सभ्यता से वो कमज़ोर नहीं है। नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबरी नहीं कर सकती है, द सीड्स, बीजों के, सभ्यता के जो बीज बोए गए हैं, सोन बाय एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा सभ्यता के जो बीज बोए गए हैं, उनकी बराबरी कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, रोम वेंट, अब यहाँ पर वेंट का मतलब चले जाना नहीं बल्कि नष्ट हो जाना होगा। रोम वेंट, रोम की सभ्यता नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, और ग्रीक की सभ्यता का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फेरोज वॉज ब्रोकन। अब यहाँ पर ये जो फेरोज दिया हुआ है, फेरोज ये प्राचीन मिस्र के, एंशियंट इजिप्ट के बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। तो बोला जा रहा है द माइट ऑफ द फेरोज, माइट मीन्स ताकत होता है। द माइट ऑफ द फेरोज, फेरोज की ताकतें भी नष्ट हो गई, यानी प्राचीन मिस्र के जो शक्तिशाली राजा हुआ करते थे उनकी ताकतें भी समाप्त हो गई, उनकी ताकतें भी नष्ट हो गई। भाई सीधी सी बात है, जब सभ्यता नष्ट हुई तो राजा फिर क्या है, जब सभ्यता नष्ट हुई थी तो राजा प्रजा सब के सब नष्ट हो गए। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का पश्चिमीकरण हो गया है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भाई गांधी जी को भी चाइना पर कोई भरोसा नहीं था। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी तक, समहाउ और अदर, समहाउ और अदर इस फ्रेज का मतलब होता है किसी न किसी तरह, समहाउ और अदर किसी न किसी तरह, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने फाउंडेशन पर, अपनी नींव पर साउंड है, मजबूती के साथ टिका हुआ है। साउंड का मतलब दमदार भी होता है, मजबूत भी होता है। तो गांधी जी बता रहे हैं कि रोम की सभ्यता तो नष्ट हो गई, ग्रीक की सभ्यता भी नष्ट हो गई, और प्राचीन मिस्र के जो शक्तिशाली राजा हुआ करते थे उनकी ताकतें भी समाप्त हो गई। जापान का पश्चिमीकरण हो गया है। चाइना के बारे में तो कुछ कहो ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन भारत अभी तक अपनी प्राचीन सभ्यता के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ
मजबूती के साथ अपनी नींव पर खड़ा है। आगे देखते हैं। The people of Europe learned their lessons from the writings of the men of Greece or Rome, which exist no longer in their formal glory. The people of Europe, यूरोप के लोग, learn their lessons, जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, जानकारियाँ जुटाते हैं या पढ़ते हैं, फ्रॉम द राइटिंग्स, राइटिंग्स मतलब होता है रचनाएं, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, रोम या ग्रीक के लोगों ने जो रचनाएं की थी, उन रचनाओं को आज यूरोप के लोग पढ़ते हैं। which exist no longer in their former glory, और वो ग्रीस और रोम जो अपनी प्राचीन सभ्यता को कब का खो चुका है, वहाँ के लेखकों ने जो रचनाएं की थी उनको आज यूरोप के लोग पढ़ते हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उनसे सीखने की कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपीय लोग ये कल्पना करते हैं, दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वे लोग ग्रीक और रोम के लोगों ने जो गलतियां की थी, जिस वजह से उनकी सभ्यताएं नष्ट हो गई, उस गलती को ये नहीं दोहराएंगे, ये उन गलतियों से बच जाएंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, और यही उनकी दयनीय स्थिति है। पिटिएबल मतलब होता है दयनीय, और कंडीशन मतलब स्थिति, यही उनकी दयनीय स्थिति है। देखिए गांधी जी कहना क्या चाह रहे हैं। गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि भारत में जो सभ्यता है, जो सभ्यता भारत में विकसित हुई है, मुझे विश्वास है कि ये दुनिया किसी भी सभ्यता से कमज़ोर नहीं है, और सभ्यता के जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोए हैं, इसकी बराबरी भी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी सभ्यता आज भी जीवित है, और रोम, ग्रीक, जापान और भी जो भी सभ्यताएं थी, अन्य जितनी भी सभ्यताएं थी, वो सारी की सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी है, तो इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। आज यूरोप के लोग मिस्र और रोम, इन सब के लेखकों ने जो रचनाएं की थी, उन रचनाओं को पढ़ते हैं, और उनसे पढ़कर वो ये सोचते हैं, वे ये कल्पना करते हैं कि उन्होंने जो गलतियां की थी, ग्रीक और रोम के लोगों ने जो गलतियां की थी, उन गलतियों से वो बच जाएंगे, उन गलतियों से इनको कोई असर नहीं पड़ेगा, और यही तो उनकी सबसे दयनीय स्थिति है। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब होता है अचल, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। इन सब के बीच में भारत अचल है, अटल है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी शान है। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे गांधी जी कि सारी की सारी सभ्यताएं तो नष्ट हो गई, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी वो सब नष्ट हो गई, लेकिन भारत अभी भी अपनी प्राचीन सभ्यता के साथ मजबूती के साथ अपनी नींव पर खड़ा है, और यही इसकी शान है, और यही इसका वैभव है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ एक आरोप है। विदेशी लोग भारत पर एक आरोप देते हैं, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि इसके लोग, भारत के लोग इतने असभ्य हैं, इग्नोरेंट, मूर्ख हैं, एंड स्टोलिड स्टोलिड का मतलब होता है स्लो विटेड, दैट मीन्स मोटी बुद्धि के। विदेशी लोग कहते हैं कि भारत के लोग इतने असभ्य, इतने अनसिविलाइज्ड हैं, इतने इग्नोरेंट हैं, इसका मतलब इतने मूर्ख हैं, एंड स्टोलिड, और इतनी मोटी बुद्धि के हैं, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि यह संभव ही नहीं है, टू इंड्यूस देम, उन्हें प्रेरित करना, टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी भी बदलाव को स्वीकार करने के लिए उनको प्रेरित किया जा सके, ऐसा संभव ही नहीं है। विदेशी लोग भारत पर एक आरोप देते हैं कि भारत के लोग इतने असभ्य हैं, इतने मूर्ख हैं, और इतनी मोटी बुद्धि के हैं कि कुछ ही बदलाव लाने के लिए अगर उनको हम कोई सलाह दें तो वो सलाह मानने वाले ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि उनको बदलाव लाने के लिए कुछ प्रेरित किया जा सकता है। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ये जो चार्ज है ना, ये जो आरोप है ना, ये वास्तव में हमारी योग्यता के खिलाफ है। What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. What we have tested, जो हमने जांचा परखा है, and found true, और सत्य पाया है, on the anvil of experience,
अनुभव की कसौटी पर वी डेयर नॉट चेंज, कि हमें बदलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। Many trust their advice upon India, बहुत सारे लोग भारत के ऊपर एक सलाह थोपते हैं। अब मुफ्त की सलाह देने वाले तो हर जगह पर लोग भरे पड़े हैं, चाहे गांव हो, शहर हो, या फिर किसी लेवल पर जाकर देखें। मुफ्त की सलाह देने वाले हर जगह भरे पड़े हैं, उनकी कहीं कोई कमी नहीं है। बस वो सलाह ही देंगे मुफ्त में, काम तो कुछ भी नहीं देने वाले। मदद की बात छोड़ ही दीजिए, वो सिर्फ सलाह देंगे। Many trust their advice upon India, बहुत सारे लोग भारत पर एक सलाह थोपते हैं। एंड सी रिमेन्स स्टडी, और वो स्थिर रहती है। बहुत सारे लोग भारत को बहुत सारी सलाह देते हैं बदलने के लिए, लेकिन भारत है कि ये अपनी जगह पर स्थिर है, अपनी प्राचीन सभ्यता के साथ स्थिर है, ये बदल नहीं रही है, ये अपनी प्राचीन सभ्यता को नहीं छोड़ रही है। दिस इज हर ब्यूटी, और ये इसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, इट इज द सीट एंकर, सीट एंकर मतलब होगा आखिरी आश्रय, ऑफ आवर होप, हमारे उम्मीदों का यही आखिरी आश्रय है। हमारे उम्मीद का आखिरी आश्रय, यानी कि हमारा आखिरी उम्मीद भी यही हो कि हम बदले नहीं, हम प्राचीन सभ्यता को ना छोड़े। जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैं, हम उसको ना छोड़े, क्योंकि दूसरी सारी की सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन हम प्राचीन सभ्यता के साथ आज भी जीवित हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सभ्यता में कुछ तो खास है, जिस वजह से हमारी सभ्यता आज भी जीवित है। तो हम क्यों छोड़ें अपनी सभ्यता को। आइए आगे देखते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पर गांधी जी सिविलाइजेशन का एक डेफिनेशन बता रहे हैं और कह रहे हैं सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। देखिए, मोड मतलब होता है तरीका, और कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता व्यवहार का वो तरीका है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो मनुष्य को पॉइंट आउट करता है, बताता है या इशारा करता है, द पथ, रास्ता, राह, ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य। सभ्यता व्यवहार का वो तरीका है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य की राह बताता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, यानी कि काम को करना, सीधे शब्दों में कहिए। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी, और नैतिकता को ऑब्जर्व करना, मोरलिटी को ऑब्जर्व करना। और कन्वर्टिबल टर्म्स, बदलने योग्य टर्म है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं मोरलिटी क्या होता है। मोरलिटी मतलब है जब आप किसी काम को करते हैं तो उस काम को करते हुए आपको सही गलत की पकड़ होनी चाहिए। सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। ये काम की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से ये समझ पाना कि सही क्या है और गलत क्या है, इसी की समझ को कहेंगे मोरलिटी। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, काम करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी, और उसके साथ साथ इस बात को समझना कि सही क्या है और गलत क्या है, दैट मीन्स कि मोरलिटी को ऑब्जर्व करना। और कन्वर्टिबल टर्म्स, बदलने योग्य टर्म है, दैट मीन्स कि यहाँ पर इसको इस तरीके से समझिए कि काम को करना और इस साथ ही साथ उसमें मोरलिटी को ऑब्जर्व करना, ये दोनों बदलने योग्य टर्म है। हम काम को करते चले जाएं और उसके साथ साथ मोरलिटी को ऑब्जर्व करते चले, या फिर मोरलिटी के बारे में पहले ही सोच लें और इसके बाद काम करें, ये दोनों ही टर्म एक दूसरे में बदलने योग्य हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टू ऑब्जर्व मोरलिटी, अब देखिए ऑब्जर्व मोरलिटी को ऑब्जर्व करने की भी बात बता रहे हैं कि मोरलिटी को ऑब्जर्व करना क्या होता है। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। टू ऑब्जर्व मोरलिटी, मोरलिटी को ऑब्जर्व करने का मतलब है टू अटेन मास्टरी, मास्टरी प्राप्त कर लेना, मतलब स्वामित्व प्राप्त कर लेना, अधिकार प्राप्त कर लेना या नियंत्रण प्राप्त कर लेना, ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। माइंड्स मतलब होगा मन, एंड पैशंस मतलब होगा मन में जो उठने वाली इच्छाएं हैं। तो मोरलिटी को ऑब्जर्व करने का मतलब है कि हम अपने मन पर और मन में जो इच्छाएं उठती हैं उन पर एक नियंत्रण पालें, उन पर अधिकार पालें, उन पर एक स्वामित्व पालें कि वो अपने हिसाब से हमें ना चलाए, बल्कि मन हमारा हमारे हिसाब से चले। ये कहने का मतलब है मोरलिटी को ऑब्जर्व करना, मतलब मन को और मन में उठने वाली इच्छाओं को अपने वश में कर लेना। आगे देखिए, सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स,
और ऐसा करते हुए ही हम खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। और गुजराती में अगर सिविलाइजेशन को कुछ कहा जा सकता है तो वो एक ही चीज़ है, गुड कंडक्ट, यानी अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार, ये दो टर्म यहाँ पर आया हुआ है, ध्यान ये रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन गुड कंडक्ट। तो गांधी जी ने यहाँ पर डेफिनेशन बता दिया कि सिविलाइजेशन मतलब क्या है, व्यवहार का वो तरीका जो मनुष्य को उसके कर्तव्य की राह बताता है। आइए अब 4 नंबर पर आते हैं। इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह डेफिनेशन सत्य हो जाए, यदि ये परिभाषा, सिविलाइजेशन का जो परिभाषा उन्होंने भी बताया कि सिविलाइजेशन सभ्यता व्यवहार का वो तरीका है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य की राह बताता है, अगर ये डेफिनेशन या गुजराती इक्विवेलेंट भी कि सिविलाइजेशन का मतलब अच्छा व्यवहार, अगर ये डेफिनेशन सत्य है, सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, तब भारत, जैसा कि कई सारे राइटर्स ने बताया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और ये वैसी ही है जैसा कि इसे होना चाहिए। देखिए गांधी जी क्या कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन का जो अर्थ है, व्यवहार का वो तरीका जो मनुष्य को उसके कर्तव्य की राह बताता है, या गुजराती इक्विवेलेंट भी अगर देखें कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, अगर ये डेफिनेशन सही है तो फिर भारत वैसे ही है जैसा इसको होना चाहिए। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 5 पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा इस बात को। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हम ये नोटिस करते हैं, हम ये ध्यान देते हैं कि हमारा माइंड एक बेचैन चिड़िया की तरह है। जिस प्रकार एक बेचैन चिड़िया कभी भी एक डाली पर स्थिर बैठकर नहीं रहती है, ठीक उसी तरह हमारा मन भी एक बेचैन चिड़िया की तरह है जो कभी भी एक इच्छा पर स्थिर नहीं रहता है। एक इच्छा समाप्त होने, एक इच्छा पूरी होने के बाद वो दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और इस तरीके से वो कभी भी संतुष्ट होता ही नहीं, कभी वो स्थिर होकर रहता ही नहीं है। देखिए क्या कह रहे गांधी जी, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कि हमारा दिमाग एक बेचैन चिड़िया की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। कहते हैं कि द मोर इट गेट्स, जितना ज़्यादा इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, ये उतना ही ज़्यादा, उतना ही और ज़्यादा की चाह रखता है। इसको जितना ज़्यादा मिलता है ये और भी उतना ही ज़्यादा चाहता है, और इसके बावजूद ये वो संतुष्ट ही रहता है। यानी कि इसको जितना दे दो, चाहेगा कि अच्छा ये मिल गया, अब दूसरी चीज़, वो भी मिल गया, चाहेगा और भी चीज़, दूसरी चीज़ें मिलते रहे, लेकिन ये सेटिस्फाइड कभी भी नहीं होने वाला। कुछ भी, कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल जाए, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होने वाला है। एक चीज़ मिलने के बाद ये दूसरी चीज़ को पाने के लिए आगे बढ़ने लगेगा। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना ही ज़्यादा हम अपनी इच्छाओं में लिप्त होते जाते हैं, जितना ही ज़्यादा हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बनते जाते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, अनब्रिडल्ड मतलब होता है अनियंत्रित हो जाना, द मोर अनब्रिडल्ड, उतनी ही ज़्यादा अनियंत्रित दे बिकम, वे हो जाते हैं। यानी कि हम अपनी इच्छाओं के पीछे जितना भागते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे जितना भागते रहते हैं, हमारी इच्छाएं उतनी ही अनियंत्रित हो जाती है। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. Our ancestors, हमारे पूर्वजों ने therefore, इसलिए set a limit, एक सीमा निर्धारण कर दिया, to our indulgence, हमारे इच्छाओं के पीछे भागने को लेकर हमारे पूर्वजों ने इसी कारण से एक सीमा निर्धारित कर दिया। They saw that happiness was largely a mental condition. उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस, खुशियाँ, ये मुख्य तौर पर एक मानसिक स्थिति है, क्योंकि हमें खुशियाँ मन से ही प्राप्त होती हैं। खुशियाँ हमारे अंदर हैं, ये कहीं किसी बाहरी चीज़ से हमें प्राप्त नहीं होती है। आप ज़रा उस मोमेंट को कल्पना करके देखिए, सोच के देखिए। शायद कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, आप सड़क पर चल रहे हैं, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है मुस्कुराता हुआ, उसको देखकर आपके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। क्यों? क्या आपको कोई चीज़ मिला?
अगर कोई चीज़ नहीं मिला तो फिर ये खुशी कहाँ से आई? भाई ये खुशी हमें हमारे अंदर से मिली, और जब हमें हमारे अंदर से मिली तो फिर किसी चीज़ से हम कैसे कह सकते हैं कि खुशियाँ मिली? और चीज़ से कभी खुशियाँ मिल भी नहीं सकती हैं। ये तो हमारी ही एक स्थिति है, ये हमारी ही एक मानसिक स्थिति है जो है खुशी। A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. जरूरी नहीं कि कोई आदमी खुश है। अ मैन इज नॉट नेसेसरीली मतलब होगा जरूरी नहीं है। अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी, जरूरी नहीं है कि कोई आदमी खुश है बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वो अमीर है, और अनहैप्पी या दुखी है, नाखुश है बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वो गरीब है। जरूरी नहीं कि कोई आदमी अगर खुश है तो वो अमीर है और दुखी है तो वो गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीर लोगों को अक्सर नाखुश देखा जाता है, दुखी देखा जाता है। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को खुश देखा जाता है। गांधी जी बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि कोई आदमी अगर अमीर है तो वो सुखी है और गरीब है तो वो दुखी है। अमीरी और गरीबी से खुशी को कोई लेना देना नहीं है। अक्सर अमीर लोगों को ही दुखी देखा जाता है क्योंकि उनको ढेर प्रकार के टेंशन होते हैं, बहुत प्रकार के। आज उनके पास पैसे हैं, उनको डर रहता है कि कहीं ये पैसा कोई चुरा ना ले जाए, कहीं ये पैसा हमारे हाथ से निकल ना जाए, कहीं हमारा बिजनेस किसी हिसाब से बर्बाद ना हो जाए, कहीं कोई इस पैसे को लूट ना। उनके पास ढेरों प्रकार की चिंताएं होती हैं, भले ही वो किसी से ना कहें, पर चिंताएं उनके मन में बहुत प्रकार की होती हैं। लेकिन जो एक गरीब है वो काम को करते हैं, दिन भर काम करते हैं, थकान होती है तो रात में उनको अच्छी नींद आती है। और जिसको नींद अच्छी आती है, निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जहाँ स्वास्थ्य अच्छा है खुशियाँ वहीं रहेगी। इसी कारण से गांधी जी ने कहा है कि गरीब लोगों को अक्सर खुश देखा गया है और अमीर लोगों को दुखी देखा गया है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, आवर एंसेस्टर्स डिस्वेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरीज एंड प्लेजर्स से दूर रखा, यानी कि सुख सुविधा के साधनों को इकट्ठा करने से हमें दूर रखा। क्योंकि सुख सुविधा के साधन जुटा कर भी, इकट्ठे करके भी हम खुश नहीं रह सकते। खुशियाँ तो हमारी एक मानसिक स्थिति है। क्या सुख सुविधा के साधन जुटा लेने से हम खुश रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। खुशियों को सुख सुविधा के साधन से कोई लेना देना नहीं है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पैसे से हम बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। आइए आगे देखते हैं। We have managed with the same kind of flow as existed thousands of years ago. अब मैनेज का मतलब होता है व्यवस्थित करना, संभाल कर रखना या काम चलाना। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लो, और इस प्लो का मतलब होता है हल, जो खेत को जोतने के काम में आता है। एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व में आना। हमने उसी प्रकार के हल से काम चलाया है। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो, हमने उसी प्रकार के हल से अपना काम चलाया है। एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो हजारों साल पहले हुआ करते थे। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हमने उसी प्रकार के झोपड़े रखे आज तक। कॉटेज मतलब होगा झोपड़ी। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हमने उसी प्रकार की झोपड़ी को आज भी संभाल कर रखा है। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो हमारे पास प्राचीन काल में हुआ करते थे। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारे इंडिजिनस एजुकेशन दैट मीन्स नेटिव एजुकेशन, स्वदेशी शिक्षा, रिमेन्स द सेम एज बिफोर, वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी। ये महात्मा गांधी अपने टाइम की बात कर रहे हैं, ये इस वक्त के समय की बात नहीं हो रही, ये तब की बात है जब महात्मा गांधी जी थे। उनके समय में वही हल हुआ करते थे, हल बैल हुआ करते थे। लोगों के पास उस वक्त
मिट्टी के घर हुआ करते थे, एक झोपड़ी टाइप का। तो गांधी जी कह रहे हैं कि हमने आज भी उसी प्रकार के हल से अपना काम चलाया है जो हमारे पास हजारों साल पहले हुआ करते थे। हमने उसी प्रकार की झोपड़ी को आज भी संभाल कर रखा है जो हमारे पास प्राचीन काल में हुआ करती थी, और हमारी शिक्षा पद्धति भी वही है जैसी हमारे पास पहले थी। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। जीवन को बर्बाद कर देने वाले, लाइफ कोरोडिंग, जीवन को नष्ट कर देने वाले, जीवन को बर्बाद कर देने वाले, कंपटीशन, प्रतियोगिता, जीवन को नष्ट कर देने वाले या जीवन को बर्बाद कर देने वाले प्रतियोगिता का कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल समझिए इसको। जीवन की प्रतियोगिता कैसी होती है? आप हैं और आपका पड़ोसी है। पड़ोसी ने 2 मंजिला घर बना लिया। अब इच्छा शुरू हो गई, अच्छा 2 मंजिला, हम 3 मंजिला बना लेंगे। पड़ोसी ने एक बाइक खरीद लिया। अब आपकी भी इच्छा हो रही है, अच्छा बाइक खरीदा, कार खरीद लेंगे। भाई प्रतियोगिता चल रही है दोनों में, और हमारे पास ऐसी कोई भी प्रतियोगिता का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे जीवन पद्धति में ऐसी किसी भी प्रतियोगिता का सिस्टम नहीं रहा है। इज फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड। हर कोई अपना अपना ट्रेड, अपना व्यवसाय या उनका जो कुछ भी ऑक्यूपेशन था उस काम को करते थे। एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज, एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज। रेगुलर मतलब नियमित भी होता है और उचित भी होता है, और वेज का मतलब होता है मजदूरी या तनख्वाह। तो लोगों का जो काम था, अपना जो काम था वे उस काम को करते थे और एक नियमित और एक उचित मजदूरी चार्ज करते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। बात ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं थी कि हमारे पूर्वजों को ये नहीं मालूम था कि मशीनों का आविष्कार कैसे किया जाए। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो, ऐसी बात नहीं थी कि हम नहीं जानते थे हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, मशीनों का आविष्कार कैसे किया जाए। बट आर फोर फादर्स न्यू दैट, फोर फादर्स मतलब होता है पूर्वज, बट आर फोर फादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, यदि हम अपना दिल इन चीज़ों के पीछे लगाते हैं, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम गुलाम बन जाएंगे। हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि हमने अपना दिल मशीनों का आविष्कार करने के पीछे लगाया तो हम उन्हीं मशीनों के गुलाम बन जाएंगे और अपना मोरल फाइबर, दैट मीन्स अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र लूज कर देंगे, खो देंगे। अगर हमने मशीनों का आविष्कार किया तो हम उन मशीनों के ही गुलाम बनकर रह जाएंगे। क्या ऐसा आज के डेट में नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है ऐसा? आप कुछ समझ सकते हैं? आइए एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मोबाइल फ़ोन, ये भी एक प्रकार का मशीन ही है। आज घर में हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, जितने लोग उतने मोबाइल फ़ोन। अब एक जगह पर बैठे हुए हैं तो भी 4 लोग हैं तो चारों लोग अपने फ़ोन में व्यस्त हैं, एक दूसरे से किसी को कोई लेना देना नहीं है। ज़रा सोच के दीजिए, देखिए लोग मोबाइल फ़ोन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि पास में अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए और वो मर जाए तो पता भी नहीं चलता, बाद में पता चलता अच्छा मर गया। ऐसी तो स्थिति हो गई। क्या इन मोबाइल की वजह से हम आज़ाद हैं या गुलाम बन गए हैं? हम तो इस मोबाइल फ़ोन के गुलाम बनकर रह गए हैं। ऐसा ही शक, ऐसा ही अंदाज़ा हमारे पूर्वजों को था, और इसी कारण से उन्होंने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। बात ऐसी नहीं कि उनको मशीनों का आविष्कार करना आता ही नहीं था, ऐसी बात नहीं है। बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट, ये तो हो गया। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, दे देयरफॉर इसलिए उन्होंने, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन कुछ विचार विमर्श के बाद, डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श, इसलिए उन्होंने कुछ विचार विमर्श के बाद डिसाइडेड, ये तय किया, दैट कि वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, और इसलिए उन्होंने तय किया कि हमें सिर्फ उतना ही करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं।
They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. उन्होंने देखा, they saw that, उन्होंने देखा कि our real happiness, हमारी वास्तविक खुशी, and health, स्वास्थ्य, consisted, निहित है in a proper use of our hands and feet, हमारे हाथों और पैरों के सही इस्तेमाल में ही हमारा स्वास्थ्य निहित है। आइए पैराग्राफ नंबर 7 को देखते हैं। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance. अब यहाँ पर बात हो रही है शहर की और गांव की। They further reasoned, आगे उन्होंने ये कारण दिया। अब देखिए, वे गांव में रहते थे, वे शहरों में नहीं रहते थे। कारण क्या था, किस वजह से, उस कारण को समझिए। They further reasoned, आगे उन्होंने ये कारण स्पष्ट किया that large cities were a snare, कि बड़े बड़े शहर ये एक प्रकार के जाल है, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, और एक बेकार सा बोझ है, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और कि लोग वहां पर खुश नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि बड़े बड़े शहर ये एक प्रकार का जाल है और एक व्यर्थ सा बोझ है, और लोग वहां पर खुश नहीं रह सकेंगे। क्यों नहीं रह सकेंगे, वो भी कारण देखिए। That there would be gangs of thieves and robbers, कि वहाँ पर चोरों और लुटेरों का गिरोह होगा, वहाँ पर चोरों और लुटेरों के ग्रुप होंगे, गैंग्स होंगे। क्या चोर और लुटेरों के गिरोह गांव में होते हैं? ये तो बड़े बड़े शहरों में ही होते हैं। डॉन कहाँ होते हैं, गांव में या शहरों में? मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में आज भी कई सारे डॉन हैं। तो यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने वही देखा कि जो बड़े बड़े शहर होंगे, उन शहरों में चोरों लुटेरों का गैंग होगा, गिरोह होगा, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति होगी वहाँ पर, एंड वाइस, और बुराई, पाप, फ्लोरिशिंग, फलता फूलता सा, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और गरीब लोगों को अमीर लोगों के द्वारा ठगा जाएगा। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, और इसीलिए वो छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे। उन्होंने देखा, देखिए शहर और गांव के बारे में उन्होंने क्या बताया कि शहर ये एक प्रकार का जाल है और एक बेकार सा बोझ है, और इसलिए लोग वहाँ पर खुश नहीं रह सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर चोरों लुटेरों का गिरोह होगा, वहाँ पर वेश्यावृत्ति होगी, और वहाँ पर फलती फूलती बुराई होगी, बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी, और वहाँ पर गरीब लोगों को अमीर लोगों के द्वारा ठगा जाएगा, और इसी कारण से वो छोटे छोटे गांवों से ही संतुष्ट थे। आइए आगे देखते हैं। They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics. They saw that, उन्होंने देखा कि किंग्स एंड देयर सोर्ड्स, राजा और उनकी तलवारें, सोर्ड में होते हैं तलवारें, हम यहाँ पर इसको ताकत के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर सोर्ड्स, राजा और उनकी ताकतें, वर इन्फीरियर, तुच्छ थी, निम्न स्तर की थी, टू द सोर्ड ऑफ एथिक्स, नीति की तलवार के आगे, नीति की ताकत के आगे राजा की ताकतें, राजा और उनकी ताकतें तुच्छ थी, निम्न स्तर की थी। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरेन्स ऑफ द अर्थ, सोवरेन्स मतलब होते हैं शासक, एंड दे देयरफॉर, और इसलिए उन्होंने हेल्ड द सोवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, और इसलिए उन्होंने धरती के शासकों को ऋषि महात्माओं और फकीरों की तुलना में निम्न स्तर का समझा। गांधी जी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि नीति की तलवार के आगे राजा और उनकी ताकतें, नीति की ताकत के आगे तुच्छ थी, निम्न स्तर की थी, और इसी कारण से उन्होंने ऋषि महात्माओं और फकीरों को राजा से उच्च स्थान का दर्जा दिया है। A nation with a constitution like this, एक देश, एक राष्ट्र जहां ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां पर ऐसे नियम हो कि वहां ऋषि महात्माओं को राजा से भी ऊंचे स्थान का समझा जाता है, उच्च स्थान का दर्जा दिया जाता है। इज फिटर टू टीच अदर्स, वो दूसरों को सिखाने के लिए अधिक उपयुक्त है। फिट का मतलब उपयुक्त होता है, और यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव डिग्री में है फिटर, तो अधिक उपयुक्त है। टू
टीच अदर्स, दूसरों को सिखाने के लिए, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने की बजाय। देखिए कह रहे हैं गांधी जी कि जिस देश में ऋषि महात्माओं को राजा से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है, वो देश दूसरों से कुछ सीखने की बजाय दूसरों को सिखाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। आइए आगे बात करते हैं। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। इस देश में कोर्ट थे, अदालत थे, लॉयर्स वकील थे, एंड डॉक्टर्स और डॉक्टर भी थे, चिकित्सक भी थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सब अपनी सीमाओं में रहते थे। इस देश में अदालत, वकील, डॉक्टर सब थे, लेकिन वे सब के सब अपनी सीमाओं में रहते थे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। हर किसी को पता होता था कि ये जो प्रोफेशंस हैं ये सुपीरियर नहीं है, सर्वोच्च नहीं है, सबसे उच्च स्तर का ये प्रोफेशन नहीं है। मोर ओवर, इतना ही नहीं, दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल। ये वकील और वैद्य ये लोगों को ठगते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, उन्हें लोगों का आश्रित समझा जाता था, नॉट देयर मास्टर्स, ना कि उनके मालिक। ऐसा समझा जाता था कि लोग ज़रूरत पड़ने पर उनके पास तो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे लोगों के मालिक बन गए, ऐसी बात नहीं है। वे लोगों को ठगते नहीं थे आज की तरह। जिस तरीके से आज आप देखें वकील, डॉक्टर लोगों को लूटने में भरे पड़े हैं, हालांकि सब डॉक्टर नहीं, लेकिन इस कोरोना पेंडेमिक के दौर में अगर आप देखें तो बहुत सारे डॉक्टर्स के बारे में हमें न्यूज़ मिलती रहती है जो पकड़े गए हुए, गिरफ्तार किए गए, दवाई की कालाबाजारी करते हुए। क्या कहा जाए उनके बारे में, लोगों को लूट ही तो रहे। और वैसे ही वकील भी, आप वकील के पास जाइए किसी एक मामले को लेकर तो उल्टा और वो 4 मामला और भी 4 केस जुड़वा देता है साथ में, ताकि जो आपका केस 1 साल में क्लियर होता 10 साल तक वो भी जाए, क्योंकि 10 साल तक चलता रहेगा तो वो आपसे पैसे 10 साल तक ऐंठते रहेंगे। तो ऐसा करने के लिए जैसा आज होता है, उस वक्त के वकील, उस वक्त के वैद्य ऐसा नहीं करते थे, वे लोगों को ठगते नहीं थे। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, न्याय पूरी तरह से निष्पक्ष था। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, जस्टिस न्याय, टॉलरेबली पूरी तरह से, फेयर निष्पक्ष, न्याय पूरी तरह से निष्पक्ष था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, जो सामान्य नियम थे वे कोर्ट तक जाने से बचाने के लिए थे, वे लोगों को कोर्ट तक जाने से बचाने के लिए थे। यानी कि किसी भी विवाद की स्थिति में, कोई भी झगड़े की स्थिति में कुछ सामान्य नियम ऐसे बने हुए थे जो लोगों को कोर्ट तक जाने से रोकते थे, जो कोर्ट तक जाने से पहले ही मामले को निपटा लेने का प्रयास करते थे। आगे देखा, देयर वर नो टॉट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम। टॉट्स मीन्स होता है दलाल, और ल्योर मतलब होता है आकर्षित करना। तो उस वक्त कोई दलाल भी नहीं थे जो लोगों को केस मुकदमा के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आकर्षित करते हो। ऐसा करने के लिए कोई दलाल नहीं थे। आज तो दलाल हर जगह भरे पड़े हैं। वकील के पास ले जाना है, डॉक्टर के पास ले जाना है, या किसी के पास भी, तो दलाल भरे पड़े हैं कमीशन के आधार पर, कमीशन पर। उस वक्त ऐसा करने के लिए लोग नहीं थे। दिस एबिल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। अगर थोड़ी बहुत ऐसी कुछ बुराई थी भी तो वो राजधानी में, इन एंड अराउंड कैपिटल्स, राजधानी में या राजधानी के आसपास ही देखने को मिलता था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। द कॉमन पीपल, सामान्य लोग, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से रहते थे, सामान्य लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और वे अपना खेती का कामकाज देखते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, वे पूरी तरह से स्वशासन का मजा लेते थे, खुद का शासन का, होम रूल का वो आनंद लेते थे। तो बच्चों, आज के चैप्टर में हमने पैराग्राफ नंबर 8 तक देखा, और अगली क्लास में हम लोग पैराग्राफ नंबर 9 से लेकर लास्ट तक देखेंगे। तो आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि अब तक आपने सारे वर्ड मीनिंग तो नोट कर लिए होंगे,
तो वर्ड मीनिंग अगर आपने नोट कर लिए हैं तो एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, बेहतर होगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आएगी। क्योंकि जब आप दोबारा देखेंगे तो एक प्रकार का रिवीजन होगा, और रिवीजन जितना ज़्यादा आप कर सकें बेहतर आपके लिए उतना ही होगा। तो जब तक सेकंड पार्ट आ जाता है तब तक आप इस वीडियो को 2 बार देखें ताकि क्लैरिटी आ जाए आपके पास, बिल्कुल भी कहीं से कोई डाउट ना रहे। और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार।